तो लोकतंत्र को एक सही तरीके से डिफ़ाइन करना शायद हमारे सो कॉल्ड नेताओं के हाथ में, उनके बस में नहीं होता है। तो ये इस प्रश्न का भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। सर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आप इंडियन पॉलिटिक्स को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स मुझे तो सबसे अच्छा लगता है इंडियन पॉलिटिक्स ही, अगर देखा जाए तो। क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स जो है सो आज के दिन में अगर समझा जाए तो हर एक आप उसको कह सकते हैं कि इसका जो डिफाइन करना बहुत ही वास्ट है इसको एक्चुअल में, क्योंकि बहुत सारे रीजन्स हैं, अलग अलग वैरायटीज़ के लोग हैं, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है, और उसमें भी आपका संविधान बोलता है कि देयर शुड बी नो एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो डिफरेंट नेचर के हैं, डिफरेंट रिलीजन के हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ के हैं, उन सारे को एक प्लेटफॉर्म देने का काम इंडियन पॉलिटिक्स करता है। लेकिन इसमें जो पॉलिटिशियन लोग जो हैं सो इसका सही ढंग से जो फ़ायदा पहुंचा सकते थे जनता को, वो पहुंचा नहीं पाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री कभी हुआ करता था, इस साल से ऐसा अभी किया गया है कि अब HRD मिनिस्ट्री का नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया जाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अगर जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन अगर हम कर लें, सही तरीके से उस रिसोर्स से हम फ़ायदा उठा लें, तो इंडियन इकोनॉमी जो है सो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है। क्योंकि आज के दिन में जो यहाँ पे नौजवानों की जो संख्या है सो बहुत ज़्यादा है। इंडिया में आज के दिन में नौजवानों की संख्या जो है इतना ज़्यादा है, अगर उसको सही तरीके से रोज़गार मुहैया करा दिया जाए, सही तरीके से शिक्षा दे दिया जाए, सही तरीके से हायर एजुकेशन का व्यवस्था कर दिया जाए, तो इंडियन इकोनॉमी इतना ग्रो कर सकता है कि उसकी तुलना में US जैसा भी कंट्री नहीं आ सकता है। तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पॉलिटिशियन को ये सोचना होगा, समझना होगा कि अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर जनहित के काम करें, भ्रष्टाचार को दूर भगाएं। गवर्नमेंट सैलरी आपको देती है, एज ए विधायक जो भी सैलरी आपको मिलता है, एज ए MP जो भी सैलरी मिलता है आपको, एज ए मिनिस्टर जो भी सैलरी मिलता है, आपका हक सिर्फ उतना पे ही है। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए आपको सैलरी मिल रहा है, उसके साथ मान मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा ये बोनस में मिलता है आपको। तो उस मान, मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा के सामने वो सैलरी भी मैटर नहीं करता है। बहुत सारे IAS, बहुत सारे अच्छे लोग आपको मिलेंगे जो 1 रुपये सैलरी के बगैर ही अपना काम किया करते हैं। हमने हाल ही में एक IAS का इंटरव्यू भी देखा था जो अपने सैलरी के बतौर 1 रुपये लेता है मंथ का। तो जनहित का जो काम है, जन सेवा जो है सो अपने निजी स्वार्थ से ऊपर होना चाहिए, और बाकी किसी चीज़ की तो कोई लिमिट है नहीं। तो अपने हक से ज़्यादा कभी भी किसी का नहीं लेना चाहिए। और एक गरीब भाई, आज की जो स्थिति है, अब एक इंदिरा आवास की अगर हम बात करें तो इंदिरा आवास में किसी भी आदमी, किसी गरीब भाई का अगर नाम आता है तो नाम आने से पहले ही उससे डिमांड किया जाता है कि 1 लाख रुपये, 1,20,000 रुपये आपको मिलेंगे, और 30,000 रुपये पहले आप जमा कीजिए, फिर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ब्राइब ऑफर। अरे भाई, किस चीज़ का पैसा 30,000 रुपया? एक तो 1,20,000 जो सरकार रकम मुहैया कराती है, उसमें सही ढंग का घर नहीं बन सकता है गरीबों का। तो फिर वो 30,000 रुपया जब उससे आप ले ही लेंगे भाई, तो घर कहाँ से बना पाएगा? और 30,000 रुपया किस चीज़ का, मुझे समझा सकते हैं? कोई भी है नहीं जो समझा सकता है। शौचालय का पैसा आ रहा है सरकार का, क्या स्थिति बनी हुई है? शौचालय के पैसा आने से पहले उसमें कमीशन चाहिए 2 से 3,000 रुपये। शौचालय कहीं है भी नहीं। आज भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि रोड पे
लोग आज भी शौच जाना पसंद करते हैं। गांव देहात में अभी भी निकलेंगे आप तो रोड पे लोग शौच जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सरकारी योजनाएं तो हैं, सारी योजनाएं हैं, नल जल है, आप देख सकते हैं। कहीं नल नहीं मिलेगा तो कहीं जल ही जल मिलेगा, क्योंकि नल जब टूट जाएगा तो जल तो उसका वेस्टेज हो जाएगा। तो सारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसका अगर सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो, सही तरीके से इसको अगर मुहैया कराया जाए, पालन किया जाए, भ्रष्टाचार को हटाया जाए, ईमानदारी पूर्वक काम किया जाए तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। जी धन्यवाद। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इंडियन पॉलिटिक्स को आपने डिफ़ाइन किया। दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र हमारा एक और सब तंत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और हमारे सिस्टम में 4 सभाएं होती है। पहला विधानसभा, ग्राम सभा, लोकसभा और राज्यसभा, ये हमारी 4 सभाएं हैं। और आप पढ़ना चाहें अधिक जानकारी के लिए आप www.hitsnews.in पे आप जाकर इस बारे में पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही एजुकेशनल क्वालिटी का आपको वहाँ पे कंटेंट मिलेगा, आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा www.hitsnews.in। थैंक यू सो मच। आपने डेमोक्रेसी इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया। आई मीन बहुत ही इम्प्रेसिव आपका आंसर रहा। और दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आपने निर्दलीय उम्मीदवार घोषित किया है खुद को, तो ऐसा चिरैया विधानसभा में बहुत सारे नेता ऑलरेडी काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, और हमारी जनता उनको चुनकर भेजती है। लेकिन भेजती है और आपने जैसे कहा कि सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से उसे संचालित नहीं किया जाता है। यानी कि देखा जाए तो यह एक साइकिल बना हुआ है। सरकार फंड दे रही है, रिपेयर नहीं हो रहा है। आ तो रहा है लेकिन रिपेयर नहीं हो रहा है। अगर आ भी रहा है तो पैसा इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं या तो एजेंट को जा रहा है या फिर सरकार के खाते में ही जा रहा है, कहीं ना कहीं से देखा जाए तो इनडायरेक्ट वे में। यह एक साइकिल हमारे सिस्टम में बना हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि चिरैया विधानसभा में बहुत सारे नेता काम करके गए हैं, कर रहे हैं। उन नेताओं का ऐसा क्या काम आपको डिसअपॉइंट किया है जिसके वजह से आपने खुद को निर्दलीय घोषित किया, उम्मीदवार घोषित किया, और खुद पहले शिक्षक के बाद खुद को नेता घोषित करने का निर्णय लिया? क्या उनका रवैया या क्या उनका कार्य आपको डिसअपॉइंट किया? देखिए, सबसे पहले हितेश जी मैं बताना चाहूँगा कि अगर वो सारे उम्मीदवार अगर सही ढंग से काम किए होते तो एक शिक्षक को नेता बनने का ज़रूरत ही नहीं होता। सबसे बड़ी बात है। तो निर्दलीय होने के पीछे मेरा कारण है कि मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स का कोई मेंबर हूँ नहीं। पहली बात, मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया नहीं। पारिवारिक इतिहास भी नहीं है। पारिवारिक इतिहास भी नहीं है। और ज्वाइन करने के बाद भी आज की जो स्थिति है सो टिकट मिलने से पहले करोड़ों रुपए का डील किया जाता है। तो मेरी वो वैसी मेंटेलिटी ही नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स एक अच्छे काम की शुरुआत किसी गंदे चीज़ों से करूं। एक तो मेरी हैसियत नहीं है कि मैं करोड़ रुपए दे सकूं, और दूसरी बात अगर होती भी तो मैं वो देता नहीं, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए एक आदर्श हूँ। मैं गलत काम करूँगा, मेरा बच्चा भी फिर गलत काम करेगा। तो अगर वो कोई भी उम्मीदवार XYZ कोई भी हो, अगर पैसा लुटा रहा है, आजकल क्षेत्र में देखने को मिलता है, लोग एक नॉमिनेशन में भी लाखों का शिविर, लाखों का भोजन, लाखों रुपया अलग अलग गांवों से पैसे देकर गाड़ियां मंगवाना, ये सारे काम करते हैं। मेरे पास जो भी गाड़ियां हैं, जो भी लोग हैं, वो सब मुझे प्रेम और स्नेह के बदौलत हैं, ना कि किसी पैसे के बदौलत हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना एजेंडा क्लियर कर चुका हूँ कि न मैं
विधायक के सैलरी बतौर जो भी राशि मुझे मिलेगी उसके अलावा 1 रुपये भी मेरे लिए हराम का पैसा होगा। न मैं 1 रुपये किसी से लूँगा और न ही किसी घूसखोरों को लेने दूंगा। ये मेरा एजेंडा है। तो निर्दलीय के पीछे यही मेरा औचित्य था कि मैं करोड़ों रुपए दे नहीं सकता। आज करोड़ रुपए जो भी उम्मीदवार दे रहे हैं या लाखों करोड़ों जो भी खर्च कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो सबसे पहला उनका क्या मकसद होगा? वो आखिर खर्च क्यों करेंगे? खर्च करने के पीछे कारण है कि उसके कई गुना वो ज़्यादा उसमें प्रॉफिट अर्जन करना चाहते हैं। आज अगर वो 5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो सबसे पहला उनका उद्देश्य होगा कि 5 करोड़ रुपए मैं निकालूं। दूसरा उद्देश्य होगा उनका कि 5 करोड़ फिर से निकालूं अगले चुनाव के लिए। तीसरा उद्देश्य होगा उनका कि 5 करोड़ बैंक बैलेंस रखूं कि कहीं अगर चुनाव हार गया तो उसके बाद वो काम आएगा। तो सबसे पहले वो उम्मीदवार जो भी हो 15 करोड़ 20 करोड़ रुपया अपना खुद पॉकेट में डालने के बाद ही समाज सेवा करना चाहेगा, समाज सेवा करना पसंद करेगा। अगर वो भी मेंटेलिटी होगी तो, लेकिन इस तरह का मेंटेलिटी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसमें भी आप अपने फंड को 30% 40% कमीशन पे बेच दीजिएगा तो क्या मेंटेलिटी होगी डेवलपमेंट का। तो मेरा ये मोटिव ही है कि मैं अपने सैलरी के अलावा 1 रुपये भी कभी भी नहीं ले सकता। जितने भी सरकारी योजनाएं के माध्यम से जो भी पैसे मिलते हैं गरीब भाइयों को, चाहे किसी को भी, वो पूरे के पूरे पैसे मिलेंगे। कहीं भी किसी भी सरकारी या प्राइवेट व्यवस्था में काम के लिए, जनता के काम के लिए गैर मुनासिब 1 रुपये भी उनको नहीं देना होगा। और इसके लिए मैं एक टोल फ्री नंबर की भी व्यवस्था करूंगा, जिस टोल फ्री नंबर पे आम जनता एक कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, उनको कंप्लेन नंबर भी दिया जाएगा और फिर 24 घंटे के अंदर में उसके कंप्लेन की सुनवाई की जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई करने की अनुशंसा की जाएगी। तो मेरा उद्देश्य ही है कि इस विधानसभा क्षेत्र को एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए। बहुत ही इम्प्रेसिव आपका यह भी जवाब रहा। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने कहा कि मैं किसी भी शुभ काम को, अच्छे काम को गंदे तरीके से या गंदे इरादे से शुरू नहीं करना चाहता। आज भी अगर मैं वो पैसे खर्च करूंगा या जो भी खर्च करेगा, अगर मैं खर्च करता हूं तो फिर कल तो निकालूंगा। तो मैं कर ही नहीं रहा हूं जो मुझे निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। मेरा क्या हक बनता है फिर निकालने का? पॉलिटिक्स जब ज्वाइन करने का मेरा मोटिव ही था कि एकदम स्वच्छ राजनीति होना चाहिए, समाज सेवा होना चाहिए, तो फिर तो उसका फर्स्ट स्टेप गलत तो हो नहीं सकता है। जैसे हमने किताबों में पढ़ा है वाटर साइकिल होता है, उसी प्रकार ये एक बिजनेस साइकिल बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग या फिर ये सब तो आम हो रखा है हमारे देश में। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि इनडायरेक्ट तरीका हो गया है, इनडायरेक्ट ये साइकिल बना हुआ है कि जनता के हाथ में पैसा देना है और फिर उनसे ऐंठ भी लेना है। सरल भाषा में कहे तो यह एक साइकिल बन चुका है। हाँ बिल्कुल। वो आज की जो साइकिल का मतलब है कि जनता के हाथ में पैसे देना। एक जनता को लगता है कि मुझे पैसे मिल रहा है, उनको एक क्षणिक लाभ मिलता है। वो पैसे मैक्सिमम वो 1 से 2 घंटे या 1 से 2 दिन में खर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यहाँ परमानेंट व्यवस्था की सोच रहा हूँ ना, कि 5 साल तक ऐसा डेवलपमेंट हो कि जिसका कोई कंपेयर न कर सके। तो मछली एक दिन खिला देने से बेटर है कि मछली पकड़ना सिखा दिया जाए कि वो रोज़ रोज़ मछली खा सके। तो आज मैं अपने जनता को, बहुत सारे मैं फील्ड में निकलता हूँ, जनता मुझे कहते हैं कि अरे ये बहुत गरीब है, ये बेरोज़गार है, इसको पैसे दे दीजिए। मैं क्लियर कट बोलता हूँ कि आप मुझे जिताइए, मैं आपको रोज़गार मुहैया कराऊंगा। मैं पैसे दे नहीं सकता इसलिए कि अगर मैं आज आपको पैसे दूंगा तो फिर मैं कल उस पैसे को निकालूंगा। मेरा मकसद ही है समाज सेवा, तो मैं गलत कर नहीं सकता। सारे चीज़ों को अगर एक दिन आपको पैसा कोई भी उम्मीदवार दे देता है तो एक दिन वो पैसा ले लेने से
कहीं ज़्यादा बेटर है कि आपका डेवलपमेंट हो, रोज़ का आपका पैसा आने का एक स्रोत बन जाए, आपको कहीं ना कहीं नौकरी मिले, कहीं ना कहीं आपका एम्प्लॉयमेंट हो जहाँ से आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिले, ना कि टेम्प्ररी। मीन्स आप यह कहना चाहते हैं कि टेम्पररी व्यवस्था से आप एक परमानेंट व्यवस्था करना चाहते हैं। वो भी टेम्प्ररी तो 2 मिनट की होती है ना उनकी। मान लीजिए कि पैसे लिए हैं और उसका सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाए, वैसा पैसा तो नहीं होता है कि एक जनता के किसी एक मतदाता को लाखों रुपए दे सके। वो 200-400-500 रुपये देकर ही अपने वोट को खरीद लेते हैं। अब 500 रुपये देकर 5 साल तक राज करते हैं, लूटते हैं। लूटे हुए पैसे ही तो वो दे रहे हैं। तो मैंने कभी लूटा ही नहीं किसी को, तो मेरे पास उतने पैसे कहाँ से आएंगे जो मैं किसी को दे सकूँ। मीन्स आप एक अल्टीमेट सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन, ना कि एक दिन पैसे लिए और जाकर मछली खा लिए। मैं चाहता हूँ कि वो रोज़ खुद से मछली पकड़कर और रोज़ खाए, ना कि एक दिन खाए। बहुत ही इम्प्रेसिव है सच में। इंटेलेक्चुअल थॉट आई शुड से, मैं कहना चाहूँगा कि एक इंटेलेक्चुअल थॉट है जो शायद हमारा दुर्भाग्य है हम जैसे नौजवानों का और हम जैसे यूथ का, कि शायद ऐसा मेंटलिटी हमें दूसरे नेताओं में देखने नहीं मिलता। सच्चाई यही है। आज भी मैं अपने जो भी मेरे वोटर्स हैं चिड़िया विधानसभा क्षेत्र को, उनसे फिर से अपील करना चाहता हूं कि पिछले 73 सालों से कोई न कोई आया है, फिर कोई न कोई आएगा ही। आपने वोट देते आए हैं और फिर आप किसी न किसी को देंगे, स्थिति वही का वही बनी रहेगी। एक मौका मिला है, अपने मत का सही ढंग से यूज करें, सही ढंग से प्रयोग करें, मुझे भारी मतों से विजयी बनावे और देख लें कि अगले 5 सालों में मैं आपके विधानसभा क्षेत्र को कैसा एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाता हूं, कैसा एक सबसे अलग विधानसभा क्षेत्र बनाता हूं, जहां पे भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का खात्मा हो सके और सब लोगों को रोजगार मिल सके। अब आपके हाथ में मौका है कि आप वही पुरानी वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जात पात से या जात पात से ऊपर उठकर मुझे आप मत देकर भारी मतों से विजयी बनाकर इस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। फैसला आपके हाथ में है।